हेलो गाइस। आज हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर फंडामेंटल राइट्स कवर करने वाले हैं विद इन 15 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। गाइस, ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया है। अब कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर है, जो कि हमने यूएसए से अडॉप्ट किया हुआ है। ये राइट्स जस्टिशिएबल हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और ये राइट्स सबको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, जैसे अमीर, गरीब, मेन, विमेन, सबको दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे प्रिवेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन रूल और डिक्टेटरशिप। अब हम लोग एक एक राइट जो फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं उसको देखेंगे। सो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी। ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में दिया हुआ है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यहाँ एनी पर्सन में सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों ही आएंगे। ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमने ब्रिटिशर से लिया है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हमने यूएसए से लिया है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ में होता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। मतलब किसी भी इंसान को किसी भी तरह का प्रिविलेज नहीं मिलेगा। नो पर्सन इज अबव द लॉ, राइट। कानून सर्वश्रेष्ठ है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अगर हम देखेंगे, इसका ये मतलब है कि सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं तो। यहाँ पर मैं आपको रूल ऑफ लॉ भी बता देती हूँ। रूल ऑफ लॉ ये बोलता है कि जब तक कोई भी इंसान कानून नहीं तोड़ता है उसको सज़ा नहीं होती। हर इंसान लॉ के सामने इक्वल है। ये भी आप याद रखिए कि रूल ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। ये ग्राउंड्स है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल 15 में है। बट यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस भी हैं, तो हम एक्सेप्शंस देखते हैं। पहला एक्सेप्शन है कि स्टेट विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लोकल बॉडीज़ या फिर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए या फिर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स या फिर फी कंसेशंस इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट एक्सेप्शन है कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्टेट एड करता हो या नहीं करता हो। ये मैं बता दूं कि ये जो थर्ड प्रोविजंस ऐड हुआ था 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 से। नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये आर्टिकल 16 है। यहाँ पे भी 3 एक्सेप्शंस हैं, मैं बता देती हूँ। पहला, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। दूसरा एक्सेप्शन है कि स्टेट पोस्ट्स रिजर्व कर सकता है फॉर एनी बैकवर्ड क्लास जिनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हो इन स्टेट सर्विसेज में। और तीसरा है कि अगर जॉब रिलीजियस ऑफिस से रिलेटेड है तो वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन या डिनोमिनेशन का ही हो, ऐसा वो बोल सकते हैं। उसके बाद है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 में है। आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। उसके बाद आता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये है आर्टिकल 18 में, जैसे कि टाइटल्स जैसे कि महाराजा, राय बहादुर, राय साहिब, ये सब टाइटल्स नहीं दे सकते एक्सेप्ट मिलिट्री या एकेडमिक्स के लिए।
अब जैसे ये सारे नेशनल अवार्ड्स होते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये दे सकते हैं क्योंकि दे आर नॉट कंसिडर्ड एज टाइटल्स बिकॉज ये हेरिडिटरी नहीं है। बट इन टाइटल्स को भी हम एज सफिक्स या प्रीफिक्स अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 में। इसमें 6 राइट्स दिए गए हैं। पहला है राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, थर्ड है टू फॉर्म एसोसिएशन, फिर है मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, नेक्स्ट है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, और लास्ट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। जो जॉब या बिजनेस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो जब तक कि वो लीगल हो। फिर है आर्टिकल 20, यहाँ आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। जैसे अगर पुलिस ने अरेस्ट किया किसी को तो उनको खुद को प्रोटेक्ट करने का चांस दिया जाता है। इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान को एक क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये है आर्टिकल 21 में। उसके बाद है आर्टिकल 21A विच इज़ राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे ये याद रखना है कि ये हायर एजुकेशन के लिए नहीं है, सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको। ट्रैफिक इन ह्यूमन मतलब कोई भी सेलिंग और बाइंग ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन अगर हो तो इसको ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स बोलेंगे। और फोर्स लेबर का ये मतलब है कि किसी से फोर्सफुली काम करवाना, उसके मन के खिलाफ या काम करवाना या काम करवा कर पैसे नहीं देना, ये हो जाता है आपका फोर्स लेबर। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज और एनी हजार्डस प्लेस। अब इसके बाद हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। फिर है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये है आर्टिकल 26 में। उसके बाद आर्टिकल 27 फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, और नेक्स्ट आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट पे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये माइनॉरिटी से रिलेटेड है। इसमें हमारे 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। सो आर्टिकल 29 ये बोलता है कि माइनॉरिटीज़ को हक है अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का। और जो दूसरा है आर्टिकल 30, वो बोलता है माइनॉरिटीज़ को राइट है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, और ये कहता है कि सिटीजन्स को ये राइट है कि अगर इन सब फंडामेंटल राइट्स में से कुछ वायलेट होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैं आपको रिट्स के बारे में भी बता देती हूँ, ये एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिट्स एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है and this can be issued by the Supreme Court and the High Court. Under Article 32, Supreme Court writs issue कर सकता है, और Article 226 के अंदर High Courts writs issue कर सकते हैं। So इन दोनों आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल 32 एंड 226, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट्स इशू कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स इशू करते हैं एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, वेयरएज हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी भी ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं।
सो वी कैन सी कि रिट्स के मामले में हाई कोर्ट हैज़ अ वाइडर ज्यूरिसडिक्शन दैन सुप्रीम कोर्ट। सो टोटल 5 रिट्स हैं, इनको हम एक एक करके डिटेल में अब देखते हैं। सो पहला है हबीस कॉर्पस। इसका मतलब है टू प्रोड्यूस अ बॉडी, मतलब अगर किसी पर्सन को स्टेट इलीगली डिटेन कर लेती है तो वो पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या कोई फ्रेंड रिट ऑफ हबीस कॉर्पस यूज़ कर सकते हैं डिटेन्ड पर्सन को छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट इज मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड। ये एक कमांड है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी, यूनिवर्सिटी, ट्राइब्यूनल इन सब पर यूज़ कर सकते हैं और इन्हें पब्लिक ड्यूटी करने को बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्शियोररी। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। इस रिट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को कोई कमांड दे सकते हैं कि वो अपने रिकॉर्ड्स इन कोर्ट्स को सबमिट करें रिव्यू के लिए। इन दिस रिव्यू इट इज़ चेक्ड कि कहीं लोअर कोर्ट्स के जजमेंट्स इलीगल तो नहीं है, और अगर इलीगल हैं तो उनके जजमेंट्स मायने नहीं रह जाते, उन जजमेंट्स को ख़त्म किया जाता है। चौथा रिट है प्रोहिबिशन। इसका मतलब है टू फॉरबिड। सो अगर कोई जजमेंट दे दिया गया हो जो कि इलीगल हो तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसकी गलती को सुधारने के लिए रिट ऑफ सर्शियोररी यूज़ करते हैं। बट अगर गलत जजमेंट देने के पहले ही अगर उसको रोकना हो तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन यूज़ होता है। और लास्ट रिट है क्वो वारंटो। इसका मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। इस रिट को यूज़ करके कोर्ट्स किसी भी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछ सकती है कि वो किस अथॉरिटी से ऑफिस रिज्यूम किया है, और अगर वो वैलिड नहीं होता है तो उनको पब्लिक ऑफिस छोड़ना पड़ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है कि ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था बाय द 44th अमेंडमेंट। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी अभी प्रेजेंट में 6 यानी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए होते हैं और कुछ फॉरेनर्स पर भी लागू होते हैं। सो ओनली सिटीजन्स के लिए हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये हमने पीछे देखा है, हम ये यहाँ पे एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 15 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 इसमें 6 राइट्स दिए गए हैं। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। और आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ to establish and administer educational instructions। और उसी तरह राइट्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए भी हैं, वो है आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और आर्टिकल 28। ये भी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है, आप चाहें तो एक बार पीछे जाकर वापस से रिवाइज कर। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट। पार्लियामेंट इनको सस्पेंड कर सकते हैं बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो ऑल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है थ्रू अमेंडमेंट्स, इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी ये राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं बट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। तो अब यहाँ पर मैंने आपके सारे फंडामेंटल राइट्स कवर कर दिए हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस में आते हैं। नंबर 1, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, abolition of untouchability, protection of interests of minorities, prohibition of employment of children in factories
and mines. Second question, match list 1 with list 2. यहाँ दो lists हैं. List 1 में articles हैं, Article 14, Article 15, Article 16 और Article 17. इनको मैच करना है list 2 से. Question number 3. Which article of Constitution of India says no child below age 14 years shall be employed to work in any factory or mine? Options हैं Article 24, Article 45, Article 330, Article 368. आप इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर्स को नीचे कमेंट करके बताइए. नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेकर आऊँगी उसके साथ इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम डिस्कस कर लेंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ऑल द बेस्ट गाइस.